बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर बड़ा इजाफा कर दिया है और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 234 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। 24 रुपये इसमें इजाफा किया गया है, जबकि जो डीजल की कीमत है इसमें 59 रुपये इजाफे के साथ अब इसकी नई कीमत 263 है, यानी आज से 16 जून से। जबकि लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 181 रुपये से बढ़कर इसे 207 रुपये कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें इदराक है कि आवाम को मुश्किल का सामना है, लेकिन IMF से मुआहदे की वजह से इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि जो मुल्क का इस वक्त मुश्किल मुआशी हालत में इससे ज़रूर बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह। फिर आज हमने देखा कि हुकूमती वज़रा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी दी जा रही थी, PTI की साबका हुकूमत ने तय कर लिया था IMF के साथ कि ये सब्सिडी विड्रॉ कर ली जाएगी, यानी ख़त्म कर ली जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स भी लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके इल्म में है कि पेट्रोल की सब्सिडी बरकरार रखी थी और कीमत में भी कमी कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब चूँकि IMF के साथ हमने मुआहदे को दोबारा से आगे बढ़ाना है, मुआहदा करना है, लिहाजा जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उसको ये बोझ उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब एहतजाज की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा है कि वो 10 बजे रात को इतवार को खिताब भी करेंगे और आइंदा का लाए अमल भी देंगे। तो ज़रा इस हवाले से अब गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये मामला जहाँ इकोनॉमी का है वहाँ एक आम आदमी इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। इसके लिए हमने जिन शख्सियात को दावत दी है उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन चौधरी जाफ़र इकबाल साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, मुशर्रफ बिन नवाज से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं अमजद खान नियाजी साहब, मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा मियाँ वाली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नियाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू सर, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप एडवाइज़र रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और इकोनॉमिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं इससे पहले कि चौधरी साहब आपसे और अमजद साहब आपसे गुफ्तगू करूं, मैं चाहूँगा ज़रा एक हम इंडिपेंडेंट राय ले लेते हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब की। सर थैंक यू वेरी मच। खाकान साहब, हुकूमत ने कहा है कि बादल नाख्वास्ता उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इससे बचा जा सकता था या ये इनएविटेबल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन PTV। देखें, इसको थोड़ा सा लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट। फरवरी में तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है इसको पास नहीं करेंगे जी। और उससे मार्च के माह में एक 30 अरब रुपए की सब्सिडी क्रिएट हुई और इस सब्सिडी को एक जनरल सब्सिडी समझिए और ये सब पे जा रही थी। प्रॉबेबली चूंकि इसका हुजम कम था तो उस वक्त ये सोचा गया कि टारगेटेड सब्सिडी की बजाय एक जनरल सब्सिडी रख ली जाए और शायद 30 अरब इतना बड़ा नहीं था और आने वाले वक्तों में इसकी कीमत कम हो जाएगी और हम इसमें से गुजर जाएंगे। पर फिर ये हुआ कि हुकूमत भी चेंज हो गई, बट अप्रैल के महीने में 50 अरब, मई के महीने में 70-80 अरब और जून में 120 अरब। सो अब आप ये देखिए कि पूरी हुकूमत 40 अरब में चलती है और सब्सिडी जो पेट्रोलियम पे देनी पड़ी वो 120 अरब के करीब चली जाती जून में। इसको देखते हुए ये फैसला किया गया कि 30 रुपए पहले इस कीमत को एडजस्ट किया गया और आखिर ये कल आपने एडजस्टमेंट देखी है। इस एडजस्टमेंट के साथ आपकी जो कीमत है वो बराबर हो गई है। इसमें दो वजूहात हैं। बराबर से क्या मुराद है आपकी डॉक्टर खाकान साहब? बराबर आपने कहा कीमत बराबर हो गई, मतलब कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हमें जितने का पड़ता है उतने का ही सारिफ को दिया जा रहा है? एब्सोल्युटली। ओके। अब इसकी बढ़ने की जो वजह है ना जी वो दो हैं। एक तो यह है कि कोई भी हुकूमत या पाकिस्तान का इससे ताल्लुक नहीं है, हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तेल कुछ माह पहले $80 पर बैरल था, इस वक्त $120 पर बैरल है एज वी स्पीक। बट जो एक हिट थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा ली है वो ये है कि रुपया भी 180 के करीब था और अब 207 रुपए है। तो जब आपने ये 27 रुपए की इधर हिट ली, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा हिट जिसकी वजह से कीमत में थोड़ा सा जो इजाफा है वो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये इजाफा इनएविटेबल था। कोई भी अगर हुकूमत होती, ज़रूर अगर कोई सस्ता तेल भी कहीं से ले लिया जाता। फिर भी मैं गुजारिश ये करूँगा कि इंडिया ने भी जो कीमत कम की है
वो 24 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करके किया। अच्छा, दोनों हुकूमतों ने, एंड आई हैव हैड द प्लेजर टू सर्व विद बोथ एंड आई हैव स्टिल ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ, सो लेट मी पुट इट टू यू। दोनों हुकूमतों ने पाकिस्तान में पीडीएल को जीरो किया, सेल्स टैक्स को जीरो किया और जीरो किए हुए रखा है। सो इंडिया ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमारी दोनों हुकूमतें ये काम पहले से कर चुकी थी। अब हम मरहून मिन्नत थे इंटरनेशनल के, बट हम आगे चल के बात करेंगे। ये जो 207 रुपए का जाना है, इसमें मैं दोनों से एग्री नहीं करता, और आप चाहेंगे मैं अब बात कर लूंगा या हम आगे चल के ठीक बात है, करेंगे? आगे चल के बात करेंगे। 207 रुपए जो आप कह रहे हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस हवाले से उसकी क्या वजूहात हैं और क्या असर हो सकते हैं। चौधरी जाफर साहब, सर ये तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उन्होंने दे दिया कि अफोर्डेबल ही नहीं था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, एक है अवामी तासुर और आप हैं अवामी नुमाइंदे। एक आम आदमी को अगर आप उससे बात करेंगे, उनको सब्सिडी का, इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट हम इंपोर्ट करते हैं, वो तो ये देख रहे हैं कि जी हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, चूँकि आपका अवाम की नफ्स पे हाथ है। क्या कहेंगे सर, आपको तो इसकी बड़ी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है। यकीनन हमें भारी सियासी कीमत अदा करनी थी और हम जरूर करेंगे। और पता था आपको कि ये बारूदी सुरंगें हैं? डेफिनेटली नवाज साहब, देखें सियासतदान क्या करता है, सियासतदान अपने पॉलिटिकल विजडम से उसका मुआशरा, उसकी रियासत, उसका मुल्क, अवाम जिस किसी गर्दाब में घिरे होते हैं उससे निकालना होता है उसे। हम निकल रहे हैं या हम निकल रहे हैं। लेकिन ये जो खाकान साहब कह रहे हैं कि जो रुपए की कदर में गिरावट है उसकी भी वजह से ये हिट पड़ी है, जो मैं डेफिनेटली पड़ी है, जो 24 रुपए। आई एग्री, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यों नहीं संभल रहा फिर डॉलर? जी संभल इसलिए नहीं रहा कि आपने 3.5 साल के अंदर 70 साल के मजमूई कर्जे का 76% कर्जा ले लिया जी। संभल इसलिए नहीं रहा कि आप 3.5 साल में ना वजीर ख़जाना कम्पिटेंट लगा सके, ना प्लानिंग मिनिस्टर कम्पिटेंट लगा सके, ना आप वजीर सेहत कम्पिटेंट लगा सके, ना आप वजीर आला पंजाब कम्पिटेंट लगा सके। आपने 2017-18 में जो मुल्क इनको हमने दिया वो बजट था तरक्याती आपका 1100 अरब का जी, और ये खींच के उसे 500 अरब पे ले आए। और 1100 अरब तब था जब डॉलर 115 और 25 के दरमियान था, और 500 अरब तब है जब डॉलर 185 का है। अब 500 अरब तो फिर वो आधा रह गया ना। ये हकायक तो आप बता रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी वो आपसे पूछेगा नहीं कि एक माह में तीसरी दफा पेट्रोल एक आदमी, बिल्कुल एक आदमी, ये हम आम आदमी ये जानता है कि जो तबाही इन नलायकों ने 3.5 साल के अंदर मचाई, वो इंतज़ामी तौर पे, वो हुकूमत की पॉलिसी बनाते हुए, वो मुल्क के लिए स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें थी, उन सब में ये नाकाम रहे हैं। वो तो इतवार को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, वेलकम करेंगे हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई के फॉलोअर्स ख़त्म हो गए हैं या वो इस बात पे एहतजाज नहीं करेंगे, यकीनन वो करेंगे, जी बिस्मिल्लाह। अब लेकिन देखना ये है, पहले तो टाइम एहतजाज का रात 9-10 बजे। मैं भी सियासी कारकुन हूँ, बहुत बचपन से इन साले सियासी एहतजाजों में और मेलों ठेलों में रहे। आपको टाइमिंग्स पे एतराज है? नहीं, मुझे एतराज़ नहीं। हाँ। मुझे उन्होंने रखा है ना जी, मुझे क्या एतराज़ है, लेकिन मुझे हैरानगी ज़रूर है, कि पाकिस्तान की 70-80% आबादी या 70% आबादी, 65% देहात में बसने वाली है। देहात में तो नमाज इशा के बाद लोग बड़े सुकून आराम में होते हैं। अब पब्लिक को जमा करना है ना, लोगों को बाहर लेके आना है आपने। तो पहली बात तो ये साबित हुई कि दिन की रोशनी में कोई साथ चलने वाला नहीं था। रात के अंधेरे का सहारा लिया कि जहाँ तक लाइट होगी वहाँ तक मजमा नजर आएगा, यूं करेंगे कैमरे को, यूं करेंगे तो वो सारा दिखता हुआ। न्याजी साहब से जरा हम पूछ रहे थे। बिल्कुल पूछेंगे न्याजी साहब से, और हम पुर उम्मीद हैं जिस तरह हमने 2013 में हुकूमत संभालने के बाद डॉलर की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, गल्ले के ज़खायर हो, इंतजामी मामला हो, वो संभाल के दिखाए। आपके पास इतना टाइम है, इतना रनवे है आपके पास कि आप देखिए ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा है, महंगाई है, इसको वापस लेंगे। हमें हिसाब देना है, ये जो साल होगा जिसका बजट हमने पेश किया, उसी का हिसाब देंगे हम। और इसमें इंशाल्लाह ताला आपका जो कि रूरल बैकग्राउंड में, आपको डीजल का भी इंपैक्ट आपसे पूछूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि उसका हमारे ज़राअत पे भी इंपैक्ट आएगा। मैं अमजद न्याजी साहब के पास जाऊंगा। न्याजी साहब, सर बताइएगा, सारा किया धरा आपका है और एहतजाज भी आप कर रहे हैं, सर ये कैसे, फिर आप इसका क्या जवाब है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से पूछता हूँ और इनके हैंडलर से भी। हम तो इनको कह रहे थे कि ऐसा तो मैं हूं, मेरे हैंडलर्स का नाम बता दें और मुल्क की जो फाइनेंशियल पोजीशन को एट स्टेक ना लेके जाएं, क्योंकि इससे जो
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था, वो साफ जाहिर है कि आज जिस मुश्किल में पाकिस्तान की पूरी अवाम जा चुकी है, ये साफ जाहिर हो रहा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 2018 को जब मुल्क की जो भाग दौड़ है वो इमरान खान साहब के पास आई, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस इकोनॉमी को बड़ी मुश्किल से डॉलर 185 पे लेके गए। मेरी बात सुने ना, तो आज आप क्या है ना, आज मुझे आज बता देना, बड़ी मुश्किल से खाद की बोरी आप 2400 से 10,000 पे ले गए। फिर बहुत मुश्किल से आपने गंदम एक्सपोर्ट की। आप रेशो निकाल लें तो मुश्किल जो है 15% बनती है। आपने सिर्फ 2 माह में 20% से ऊपर गिरावट आई है रुपए की कदर में, और इंक्रीज जो है डॉलर जो है वो 20% से ऊपर इंक्रीज गया है। तो इससे आप देखेंगे ये सारा इम्पैक्ट क्या है, ये जो आज बिजली की कीमतें हैं, आज जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, फिर ऑयल रिफाइनरीज को आपने जो मुनाफा 50-60 रुपए दिया, तो उसका सारा बोझ ही आपने अवाम पे डाल दिया। देखिए, हम कोई IMF के आगे नहीं लेट गए थे, जिस बुरे तरीके के साथ आज आप लेट गए। आप तो गरीब गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आपने तो गरीब मुकाओ प्रोग्राम का जो है वो मेरे ख्याल में शुरू कर रखा है। और न्याय साहब, ये मुझे बताइएगा, आपका मौकफ अपनी जगह, PTI हुकूमत ने क्या IMF से पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल टैक्स लगाने का वादा नहीं किया था? अनवार, देखो, हर मुल्क जो है अपने मफाद में एग्रीमेंट करता है। ये हमारे और मफाद में जब था। हमने टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड हमें टैक्स कलेक्शन आई, तो इसलिए हम उस वक्त गवर्नमेंट में थे, तो क्यों हमने जून तक की तमाम कीमतें जो है वो बिजली कम की थी और पेट्रोलियम मसनूआत जो है सब्सिडी वो हमने फ्रीज कर दी थी। अच्छा। इस तरीके के साथ देखिए, हम चाह रहे थे पाकिस्तान से बाहर, हम मुआहदात जो चाह रहे थे, चाहे रशिया था या दूसरे ममालिक थे, कि आज इंडिया के अंदर उन्होंने 25 रुपीस कम किए। क्या वजह है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी- सर, वो डॉक्टर खाकान साहब तो कह हम रहे हैं भी कि वो अपनी तो उन्होंने पॉलिसी ड्यूटी कम लेके- की है। सर, वो डॉक्टर खाकान साहब तो एपॉलिटिकल है ना, उन्होंने आपके साथ भी काम किया, नून लीग के साथ। वो कह रहे हैं वो तो उन्होंने ड्यूटी में मेरी कमी बात की है। सुने ना, अगर ड्यूटी, मेरी बात सुने, ड्यूटी कम हुई है तो भी तो कीमतें कम हुई है ना। तो हम भी तो यही चाह रहे थे, हम अगर एक जगह स्टेबल करके गए थे। आज देखिए, जब हम छोड़ के गए थे जी। आज पाकिस्तान में डीजल कितने % बढ़ा, सबसे महंगा। आज आप पेट्रोल, क्या आप जैसे जो अनवार भाई अच्छा खासा कमाते हैं, 2-3 लाख आपकी लाजमी पैकेज होगा पर मंथ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ही अब सोचने मजबूर है कि मुझे कोई गधा गाड़ी, चलो मैं नहीं कहता, लेकिन साइकिल के बारे में जरूर आपने सोचते वैसे हैं गधा कि गाड़ी मुझे का कोई साइकिल मिल जाए। सही, ज़ाहिर पिंच क्यों नहीं होता न्याय साहब? ये गधा तो गाड़ी जो नहीं कहता, इस्लामाबाद है, लेकिन आप स्पोर्ट्स साइकिल चलो लेने के चक्कर में आप चाहते हैं मैं यार, मियाँ वाली आ गाड़ी जाऊँ, आपने गधा गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का जो कहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब गधा गाड़ी रह गई है, वो भी काम चलो। लेकिन न्याय साहब, ऑन अ सीरियस साइड, न्याय साहब देखिए, आप भी सियासतदान है, जाहिर बात है आप भी वोट लेकर आते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कुछ जो इसकी ओनरशिप तो आपको लेनी तो पड़ेगी न्याय साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी जवाबदेह है, लेकिन जो PTI IMF के साथ जो सर आपने तय किया था, उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना न्याय साहब? मेरी बात सुने ना, IMF के आगे हमने लेटने का मुआहदा तो नहीं किया था ना। अच्छा, आप मुझे कोई बता दे कि अगर IMF के आगे हमने लेट रहा था, हमने तो ये किसने तय की थी चीजें सर? ये तो इन्हीं का प्रोग्राम तो नहीं शुरू हुआ ना, ये 2019 पे आपने किया ना। बात सुने ना, हमने अनवार बहुत सारी चीजों पे कंप्रोमाइज किया जो कौम के मफाद में था, और बहुत सारी चीजों पे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया। हम आवाम की मुश्किलात को भी देख रहे थे। हमें पता था कि अशाए जरूरिया जो है दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं, लेकिन हमने इनको स्टेबल करने में, डिमांड सप्लाई चूंकि कोरोना के बाद जो है वो ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसको हमने इफेक्ट होने से बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए थे, जिसको में हम आज लोग याद करते हैं। आज आपकी पॉलिसीज को लोग याद कर रहे हैं कि आज इमरान खान ये तो हुकूमत भी याद कर रही है आपको कि आप बारूदी सुरंगें डाल के गए हैं। बिल्कुल याद कर रहे हैं। अब डॉलर अनस्टेबल हो, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबल आया है, ठीक, उससे तो लाजमी बात है कि जो 20-25 रुपए बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट पेट्रोलियम मसनूआत जी पड़ा है। ये तो आपने बात की, ये तो है। जो करंट अकाउंट आपका जो था, उसमें आपका डेफिसिट बढ़ा है, तो उसका भी आपके इशू। देखो, ये तो आपकी टीम पे मुनसर कर रहा है ना, ठीक, आपकी टीम कितना मौसर अंदाज में काम कर रही है। ये मैं पूछता हूं। आपने देखे, आप अगर उस मौसर अंदाज से अपने आप को नहीं संभाल रहे, या मुल्क की सालमियत के ऊपर नहीं आप
मतलब कोई इशू आने दे रहा है, फिर तो स्टेबल कर सकते हैं। ओके। लेकिन जहां आप लेकिन सर मैं मफादात कतल कलामी के लिए इजाजत दें सर, जो जहां खाकान आप साहब के पास, मफादात देखिए, जी जी मैं मेरी आप बात मुकम्मल होने दें। चले देखिए, मुकम्मल आप कीजिए। मफादात देखें जी जी बाहर के मुल्कों में, हमेशा कौमें मफादात देखिए अपनी अवाम की, ठीक तो फिर तभी मुल्क और रियासत के दरमियान, अवाम और रियासत के दरमियान रिश्ता मजबूत होता है। ठीक है। लेकिन आज आपने गरीब को चक्की में धकेल दिया, और मुझे समझ नहीं आती कि खुदा न खास्ता ये मुल्क के अंदर जो है ये इंतशार ना आ जाए, क्योंकि आज लोग आपने खदशा देखा भी है होगा और कि एहतजाज की सिंध के कॉल भी अंदर, दे रहे हैं न्याई साहब, ये तो फिर सिंध के अंदर जो लोग रिक्शा ड्राइवर थे कि किसी ने कोई इस्तेदाद की कॉल तो नहीं दी थी, आज उन्होंने अपने रिक्शा जला दिए हैं। ठीक। क्यों जलाए? इसका मतलब है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। ओके, जब वो अफोर्ड पॉइंट नहीं टेकन। करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अफोर्डेबिलिटी इसकी कैसे मुमकिन बनाई जाएगी। लेकिन डॉक्टर खाकान साहब, सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आप 207 की बात करते हैं, गालिबन डॉलर की बात कर रहे थे आप, इफ एम आई राइट सर? जी जी। तो डॉक्टर साहब बताइएगा क्या वजह क्या है? हुकूमत ने तो एक जो है एक बजट भी दे दिया अपना, फेडरल बजट, सूबाई बजट भी आ गए हैं, डायरेक्शन भी सेट की है, तो मैं आपसे जानना चाहती, सब्सिडी भी विड्रॉ कर रहे हैं, फिर क्यों कर जो डॉलर है इसकी कीमत में कमी नहीं आ रही और रुपए अपने कदर में इस्तेकामत नहीं लेकर आ पा रहा? डॉक्टर खाकान साहब, मैं अपने दोनों जो शुरका हैं पॉलिटिकल, उनकी खिदमत में रखना चाहता हूं ताकि सब इसको साथ लेके चलें कि अनसर्टिनिटी की जो फिजा है ना जी, वो मार्केट्स को जिटरी कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो और चाहे वो रुपए की कदर हो। और इसी तरह पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉन्ड है, हमें बड़ा सोचना चाहिए, वो इस वक्त 65 पैसे में बिक रहा है। अगर जिसकी 1 रुपए की कीमत है, लोग उसको 65 पैसे में बेच रहे हैं, जो 30 में ड्यू है। सो इसकी वजह एक ये है कि अनसर्टिनिटी है कि IMF के फ्रंट पे क्या होगा, और हम उसको क्लोज नहीं कर पा रहे। फरवरी से चल रहा है और हम क्लोज नहीं कर पा रहे। नंबर 2, इसमें जो अनसर्टिनिटी है कि ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है कि कितना अरसा हुकूमत रहनी है, और और तीसरी अनसर्टिनिटी जो है ना जी, वो की डिसीजंस की है। ऑब्वियसली एक नई हुकूमत जब भी इक़्तिदार संभालती है तो उसको टाइम लगा है कि वो अपने गेट देयर फीट ऑन द ग्राउंड। ये 3 अनसर्टिनिटीज जो हैं उसको क्रिएट कर रही हैं। अब सिचुएशन जो है ना जी, हम PTV पे बैठे हैं, इट्स अ नेशनल चैनल, तो मैं एक नेशनल फिगर आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों जो मेरे शुरका हैं ये अपनी लीडरशिप को बताइए। इस वक्त 8.98 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। ये आधा घंटा पहले फिगर आया है। हम 9 अरब डॉलर को भी नीचे तोड़ गए हैं। हमारे रिजर्व 8.8 अरब डॉलर के हैं। 8.9 अरब डॉलर, 9 अरब डॉलर, जी ठीक है। सो हमने इस एक हफ्ते में 214 मिलियन डॉलर ब्लीड किया है। सो 200-250 मिलियन डॉलर की ब्लीडिंग हो रही है। एक तो ये है कि इसको बहुत सीरियसली लें। खुदा न खास्ता हम IMF ना कर पाएंगे तो सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग में बदल जाएगी। श्रीलंका को छोड़ दें, हम सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते हैं कि हमें कोई रीशेड्यूलिंग ना करना पड़े और हम इसमें से गुजर जाएं। चाइना के पैसे भी नहीं आए, KSA के पैसे भी नहीं आए, मलेशिया सऊदीया के पैसे, UAE के पैसे भी आने हैं, कतर, मैं सॉरी ये कहूँगा ये आने हैं, पर इन सब का ताल्लुक जो है वो IMF के प्रोग्राम से। अभी हमें इकट्ठे होके एक ऐसा बजट क्रिएट करना है जो हमें IMF में ले जाए। हमें वो एडजस्टमेंट्स करनी है जो हमें IMF में ले जाए। ऑल रोड्स लीड टू ओनली वन प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड IMF, क्योंकि वो डॉक्टर है उस काम का जो बीमारी लाहक है। इस वक्त हमें ब्लीडिंग हो रही है हमारे फिजिकल अकाउंट में भी और हमारे एक्सटर्नल यानी कि जो बैरूनी हमारे खाते हैं, इसमें फौरन ले जाएं ताकि हमें मल्टीलैटरल वर्ल्ड बैंक के भी पैसे आ जाएं। ये कोई सलूशन नहीं है। और लोग कहेंगे कि मैं IMF की बात करूं, आई एम नॉट अ फैन। मैं पाकिस्तान ट्रेंड हूं, मैं पाकिस्तान के लिए काम करता रहा हूं, मैं अब भी मुल्कों को हेल्प करता हूं। पर जब बीमारी इतनी ज्यादा हो कि सर्जन की जरूरत हो तो सर्जन को ही लाना पड़ता है। ठीक, इससे एक तकवीयत मिलेगी। और ये जो 207 क्या अमर माने हैं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम गुफ्तगू आप कर रहे हैं, लेकिन क्या अब इश्यूज रह गए हैं? अब तो सब्सिडीज भी खत्म हो गई हैं, बहुत सी एडजस्टमेंट्स भी कर दी हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में IMF के साथ एक मामला तय हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है अनवार भाई। इसमें बहुत सी अभी चीजें बाकी हैं। अच्छा, बजट पे आपने देखा कि वजीर खजाना ने भी आपको बताया
कि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ पूरी तरह से, कुछ चीज़ें ओपन हैं। इसमें एक सैलरी का रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म जी। है जो कि अभी भी ओपन है। इसी तरह हमें अभी जो बिजली पे क्या करना है, जो 8 रुपए के करीब 7 रुपए 92 पैसे की बिजली की बढ़ी हुई कीमत आ रही है, उस पर क्या डिसीजन होना है। ईसीसी ने एक डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने अप्रूव करना है, फिर फंड से बात होगी। ठीक। इसी तरह ओगरा ने एक डिसीजन लिया है गैस पे, उस पे बात करनी है। सो ये सारी चीजें जो है अब हमें अगले 10 से 15 दिन में तय करनी है। हम पास्ट जुलाई नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज ये करनी चाहिए कि हमारे प्रीमियर ने भी बात की है, मैं कहता हूं कि ऑपोजिशन भी जरूर बात करे और चाइना से ये रिक्वेस्ट करे कि हमें $2.3 बिलियन का रोल ओवर दे। जो भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। चाइना हमारा डिफिकल्टी का दोस्त है और इस वक्त सिर्फ वो अकेला दोस्त है जो ये पैसे देने को तैयार है। ये पैसे आने चाहिए ताकि हम ये वक्त गुजार सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पाकिस्तान के कलीदी मसाइल अगले 3 महीने में हल हो जाने हैं, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को चोट लगे बगैर, पाकिस्तान की साख मुतासिर हुए बगैर हमें इस मसले से निकलना है और उसका जो रास्ता है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और इसी से एक अब आखिर में जब भी आप चाहेंगे हम ये बात करेंगे कि अब हम लोगों के लिए क्या करें, जो कि मेरा कंसर्न सबसे बड़ा अहम नुक्ता है, सबसे अहम नुक्ता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो आपने एक तस्वीर हमारे व्यूअर्स के सामने रखी है उसमें मैं अपने मौजूद मेहमानों की राय लूं। चौधरी साहब वो कह रहे हैं 10 से 15 दिन जो है वो बड़े क्रिटिकल हैं और उससे पहले ये कह चुका जी, और IMF के मैंने साथ ये भी कहा कि इन 10-15 दिनों में हम कर लेंगे। आपके पास ये खबर है या आपकी ये ख्वाहिश नहीं? हमारी ये मेहनत है, ख्वाहिश नहीं है। नून लीग ख्वाहिशों पे नहीं चलती। वी आर प्रैक्टिकल पीपल, हम काम करते। यस वी आर डूइंग। तभी मैंने कहा है ना, ये जितने नाम गिने मैं गिनवा सकता था। वजीर आजम, वजीर खजाना और सीनियर वज़रा की सतह पे बेहतरीन राब्ता इन सारी जगहों पे, और ये सारे पैसे आने हैं आपके पास और आएंगे, और इसके अलावा भी पैसे आएंगे। सऊदिया 2 चीज़ों में मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले भी वो तैयार थे, 3.5 साल में ये क्यों नहीं कर सके, आई डोंट नो। 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं और गालबन दोनों प्राइवेट सेक्टर की हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे कोल फायर प्लांट जो है पोर्ट कासिम पे लगाया, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी और चल रहा है। अब वो 2 ऑयल रिफाइनरीज, एक हब के मुकाम पे और एक गवादर, ठीक, वो इन्वेस्टमेंट है, सऊदी इन्वेस्टमेंट है, आनी है। इस तरह सऊदीज़ ने एक इन्वेस्टमेंट जो है कराची में, साफ पीने का पानी। आज हर बंदा बाकी दुनिया में भी और यहाँ भी पानी ख़रीद के पी रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी सरमाया। चाइना वाली बिल्कुल बात दुरुस्त है, वो आ रहे हैं। इस तरह कतर की, और सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, वो तो बता रहे हैं 8.9 अरब डॉलर रह गए ना फॉरेन रिजर्व्स। ऐसे ही है, दुरुस्त है, कम हो रहे हैं। वी आर, हाँ जी, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये वो काम है जो पिछली हुकूमत ने 3-3.5 साल में इसको बिल्डअप करना था, उन्होंने ख़राब किया इसको। अब हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं और कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगला बजट आने तक आपको बहुत सारी इन चीज़ों से हम निकल चुके होंगे। और इन सब में मेजर चीज़ मेरे नज़दीक जो है वो है आपके सी पैक की इन्वेस्टमेंट, जो 3.5 साल रुकी रही। बेशुमार प्रोजेक्ट्स, डेरा इस्माइल खान कोयटा कोई काम नहीं किया, कोई उसके लिए फंडिंग। इस तरह कराची अपना हैदराबाद और सखर उसके लिए, इस तरह आपने गवादर एयरपोर्ट बन जाना चाहिए था, अभी 2 वहाँ पे लगने थे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, 300 मेगावाट का एक और 300 मेगावाट का एक कोल फायर प्लांट। अच्छा। वो 2018 अगस्त में शुरू होने थे, लेकिन ये निकम्मे थे, नाहल थे, क्या करते रहे पता नहीं शुरू करा सके। अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में आनी थी आपके पास, और आपकी बिजली भी बेहतर होनी थी और सारा काम, इन्होंने कोई ऐसा काम 3.5 साल में नहीं किया जहां बाहर से कोई मेजर इन्वेस्टमेंट की सूरत में वो पैसा जो हमें वापस ना करना पड़े। अब तो आप करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आप करेक्टिव इस्लाही मेजर्स ले रहे हैं। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, जो अमजद न्याई साहब जिसको बात बार बार कर रहे हैं कि जी आवाम पिस जाएगी, अफोर्डेबिलिटी, मैंने आपसे कहा था डीजल के इजाफे से ज़राअत बड़ी इंपैक्ट होती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर डीजल पे होती है, उस एस्पेक्ट को कैसे रखा जाएगा? देखिए, एक तरफ ये है कि आप अगर इसी रविश पे चलते रहेंगे तो आप अगले 2-4 माह के बाद इससे भी बुरी हालत होगी आपकी। दूसरा ये है कि हाँ, आपके पास ये एक फूड बास्केट है, विद इन दैट लिमिट यू हैव टू लिव, तो हमें रहना चाहिए। और मुझे ये यकीन है कि मेरी कौम, पाकिस्तानी लोग, आपने उन्हें बतानी है ट्रू पिक्चर। सिर्फ ये नहीं कि आप हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह कर रहे हो, कह रहे हैं कि जी मेरे जो है वो कट्टे को दूध नहीं पिलाया जाता इसलिए गोश्त उसका नहीं बढ़ता, मैं मुर्गी दूंगा वो अंडा देगी वो बच्चे निकलेंगे, ये आप सिखाते रहें। अगर पाकिस्तानी अवाम को आप ये समझा पाएँ, वो जान पाएँ, और ये एतमाद उनका मियाँ नवाज शरीफ पर है
कि जितने अदवार पिछले गुजरे मियां नवाज शरीफ के, वो जो वादे किए, जो कहा, वो करके अब वो दिखाए। कह रहे हैं रिक्शे चला रहे हैं लोग अपने सिंध में, नवाब शाह बिल्कुल हुआ, मुझे दुख है उसका, मुझे दुख है उसका, कि afford ही नहीं कर लेकिन सकते। मैं नहीं, देखें, आपका जो टूल है मजदूरी करने का, आप उसे जला के तो कुछ हासिल नहीं करेंगे ना। हाँ, ये है कि किराया बढ़ेगा, आपको मजदूरी कम मिलेगी, वो चीज़ दुरुस्त है। बहुत हालात इस आम आदमी के लिए और किसान के लिए आपने बात की, जी। हल चलाना मुश्किल होगा। अगर मैं पहले 4 दफ़ा हल चला लेता था एक खेत में, अब मैं 2 दफ़ा चलाऊंगा, 4 दफ़ा बिकॉज ऑफ द डीजल। बिकॉज ऑफ द डीजल। इसी तरह पहले मैं 2 बोरी खाद डालता था, अब मैं 1 बोरी खाद डालूंगा, और ये मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। अमजद नियाजी साहब की हुकूमत को मैं ये कहते हैं ना, जहाँ हम आए हमने ये कर दिया, इन्होंने वो 2,500 रुपये वाली जो DAP थी वो 10,000 तक पहुँचाई, और लाइन में अलग लगना पड़ता था और डंडे अलग खाने पड़ते थे। जबकि मियां नवाज शरीफ के 5 सालों में वो 4,000 से वापस 2,400 पे आई थी। और अभी जो हम LNG मंगाने जा रहे हैं, उसका मेजर इस्तेमाल हमने 2 जगहों पे करना है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सब्सिडाइज, क्योंकि खाद ज़राअत में आपकी जाती है, खाद सस्ती होगी तो ज़मींदार की पैदावार और बेहतर मुझे होगी। डॉक्टर खाकान साहब की गुफ्तगू से लगा कि बिजली और गैस में भी अब इजाफा है, वो उनका ओगरा और नेपरा ने जो सजेशंस दी हुई हैं, IMF उस चीज़ को भी देखेगा। देखिए, और ये IMF डॉक्टर मिफ्ता साहब ने भी कहा कि अगर हमने IMF अपनी एनर्जी सेक्टर से सब्सिडीज खत्म न करी तो ये हमारी मीशत को डबो देगा। लेकिन सब्सिडी कौन दे सकता है जिसके पास अपने जेब में पैसे मौजूद हों? जब आपकी हुकूमत का बजट डेफिसिट में जा रहा है, आप अपने जारी अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो सब्सिडीज़ काहे को आप देंगे? आपको लिमिटेड करनी पड़ेंगी ना चीज़ें। हमें जब हुकूमत मिली, हमारा PSDP था 325-50 अरब, हम वो 1100 अरब पे लेके गए। अब इनको जो हम 1100 अरब वाला दे के गए थे, ये वापस 500 पे ले आए। जब आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे मुल्क के अंदर, तो आपके मुल्क की मईशत कैसे संभलेगी और कैसे बेहतर होगी? अमजद नई साहब, सर डॉक्टर खाकान साहब कह रहे हैं कि हालात बहुत संगीन हैं, और उन्होंने कुछ हकायक भी सामने रखे हैं, जो हकायक यकीनन मेरे लिए भी बड़े तशवीशनाक हैं, एक आम पाकिस्तानी के लिए भी होंगे। सर ऐसे में तो मिलजुल कर इस मामले को सुलझाना नहीं चाहिए? कम अज़ कम जो इक्तिसादियात है, इस पे अगर हम सियासत ना करें, दीगर मामलात पे सियासत कर लें, बिल्कुल, तो क्या बेहतर नहीं? अनवार बिल्कुल इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, हम कभी भी इस मईशत के ऊपर सियासत नहीं करना चाहते और न करेंगे। बात सिर्फ ये है कि आज वो फैसले जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की मतलब ऊपर कोई इतबार करने पे तैयार ही नहीं है। तो सर आप बार बार इससे इम्पोर्टेड बेहतर कहते हैं, तो ना है इनको IMF हेल्प कर रहा है ना अमेरिका कर रहा है, तो फिर ये कैसे इम्पोर्टेड है? अच्छा सुन रहे हैं ना, वो मेरी बात सुन लेना जी, जी, जरा जी। मुकम्मल। जी जी। तो आज हम कहते हैं कि डिसीजंस लेने के लिए आप फ्रेश मैंडेट चाहिए, जो इनके पास नहीं है। लोग देखिए, आज आपके तमाम जो इशारिये नापने वाले इदारे थे, जैसे मूडीज है, उसने अपनी रेटिंग नीचे कर दी है, और आज आपके बैंकों की रेटिंग नीचे कर दी है, तो आपके लिए LCs हो गई, आपके इश्यूज हैं वो बढ़ गए हैं। देखिए, बेहतर है कि आप कौम को फैसला करने दें, और कौम फैसला करे कि वो किसको चूज करती है। ठीक, भाई इलेक्शन 20 सीटों पे हो रहे हैं पंजाब में, फैसला आ जाएगा। बड़ा भी होगा। मैं जी जी नहीं साहब, थोड़ी फ्रीजिंग आ रही है आपकी, जी बात कीजिएगा। तो ये स्टेबिलिटी की अगर पॉलिटिकल के साथ जुड़ा हुआ है आपकी मईशत भी, और उससे बेहतरी आएगी। अच्छा, आप कहते हैं फ्रेश मैंडेट जो दैट इज द ओनली आपके सोल्यूशन। पास अब फैसला साजी रहेगी ना। ठीक है, आप देखो, ओनली आपके पास ये सोल्यूशन है जिसको आप बेहतरी देगा सकते हो। नहीं, वो तो आप इस पे एक बात कर लूं। जी जी आप बताइए। नियाजी साहब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की वो तमाम दरख्वास्तें जो जल्द इंतखाबात कराने के लिए काम करना था, वो पेंडिंग रखी। कोई पैसे मांगे तो, अगर कोई लेजिस्लेशन करके भेजी तो, वो सब लटकाए रखे। इनका इरादा ही नहीं था कि अगर कब इंतखाबात कराने पड़े तो करा लें। ये बात तो हम कहते रहे और ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि कबल अज़ वक्त इमरान खान साहब इंतखाबात कराइए। तब तक ये कहते नहीं जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, अगर आपकी अक्सरियत थी, उस अक्सरियत को अकलियत में बदला अदम एतमाद के ज़रिए, और वो भी सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होगी, तो अब मैंडेट अवाम का इनके पास है। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है कि आप फ्रेश इलेक्शन कराएं। उनकी डिमांड है तो वो तशरीफ लाए ना पार्लियामान के अंदर, वो हिस्सा बने उस डायलॉग का, फिर आगे बात करें। ठीक है, न्याय साहब से अगर हमारी फ्रीजिंग खत्म होगी तो हम बात करते हैं, वरना फिर आप डॉक्टर खाकान साहब के पास जाते हैं। जी न्याय साहब। जी सर, आप अपनी बात आपने मुकम्मल करी। आप कह रहे हैं सोल्यूशन इज द फ्रेश मैंडेट।
जी, अपना अनवार बात ये है कि आज देखें कि मुल्क के अंदर जो पोजीशन है उसका इनके पास कोई भी, अब देखिए 10 जमातों के पास, 13 जमातों के पास जो है ना फैसला जाता है। कभी मैं न मान, कभी तू न मान, कभी मान न मान, मुर्गी तैयार हो रही है। वो कहते हैं दो मुल्कों में मुर्गी के आप जो फैसला नहीं कर पा रहे, कौन सा फैसला नहीं हुआ न्याजी साहब? बड़े लायक कहते थे, लेकिन मैं अच्छा आज देखिए आज बिजली भी बढ़ा दी सर आपकी थोड़ी सी ऑडियो आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी आपने, लोगों का जीना आराम कर दिया। ठीक है न्याजी साहब, दोबारा मैं आपकी थोड़ी ऑडियो में आ रही है, मैं दोबारा एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। डॉक्टर खाकान साहब के पास जाऊंगा, उनसे मैं अहम नुकात उठाऊंगा मईशत के हवाले से, अपने एनर्जी सेक्टर के हवाले से। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट करते हैं, हमारे साथ रहिए। हम सिर्फ वो काम करते हैं जिस पर हमें यकीन होता है। हमारे सामने चाहे जो भी आ जाए, सीना तान कर सामना करते हैं। उस्मानिया सल्तनत को इस तरह गिराएंगे कि फिर किसी तुर्क सल्तनत की बुनियाद नहीं पड़ेगी। उन्हें आप जितना मासूम समझ रहे हैं वो उतनी मासूम नहीं है। बेदार सुल्तान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा नहीं है। बस करें। क्या आपको किसी पर शुबा है? महमूद पाशा ने हमें जो कुछ बताया वो सब झूठ है मेरे सुल्तान। गद्दार। उस्मानी सल्तनत की मईशत को तबाह करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। वो हमारी रियासत और मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। या तो बगावत करोगे या फिर भूखे मरोगे। हम उस पैगंबर की उम्मती हैं जिन्होंने भूख में पेट पर पत्थर मारे। पीछे नहीं हटते हम, ना ही झुकते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ईटीवी न्यूज़ पर।
जी वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल है, इस पे अमजद नियाजी साहब, चौधरी जाफर साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊँगा। सर आपने कहा था कि पब्लिक के हवाले से आप सजेशंस देंगे कि उनके लिए टारगेटेड सब्सिडी की जो हम बात करते हैं उसके लिए क्या आप चीज़ सजेस्ट करेंगे, क्या तजवीज़ होंगी? क्योंकि बातों से तो यही लग रहा है कि जी इलाज इसका यही है कि आपने खुद कहा कि मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, हमारी मईशत इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। तो एक आम आदमी के लिए क्या फिर हुकूमत कर सकती है, वो क्या वेज एंड मीन्स हैं? अफरात ज़र जो है वो इस वक्त 14% के करीब है, जो लास्ट फिगर मई का आया, पर जून में हमने ये देखा कि जो SPI है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो कि 51 जो ऐसी अशिया हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका जो इंडेक्स है वो सालाना की बुनियाद पर 24% बढ़ गया। ठीक। अब ये सब बातें तब हुई जब अभी पेट्रोल की प्राइस और एनर्जी की प्राइस का पास थ्रू नहीं हुआ। सो हकीकी तौर पे हमें ये सोचना है कि ये लोग तकलीफ़ में हैं और ये लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। अब जो तकलीफ़ में हैं उनकी तरफ चलते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमें किसको तकलीफ़ देनी है कि वो इनकी मदद करे। ठीक। जो तकलीफ़ में है मैं उनको दो तरह से समझता हूँ। एक अर्बन मिडिल क्लास तकलीफ़ में, इससे मेरा मतलब है वो लोग जो मेरे ख्याल में 1.5 लाख पौने 2 लाख तक कमाते हैं, या 2 लाख भी कह लीजिए, ये तकलीफ़ में है बिकॉज इनकी सैलरी फिक्स्ड है लार्जली, बट इनके जो अखराजात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है तकलीफ़ में है। सो एक ये। दूसरा देखें, जो ऑब्वियसली वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं जो 20, 25, 30 हज़ार पे हैं या जिनकी नहीं है, वो एक बड़ा चंक है। बड़ा चंक इसी तरह समझ लीजिए कि हम 8 मिलियन फैमिलीज यानी कि 80 लाख घराने तक जाते हैं थ्रू इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आप उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहिए, आप उसको एहसास कहिए, पर एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो पाकिस्तान का सोशल सिक्योरिटी का एक स्टार प्रोग्राम है, जिसमें सारी हुकूमतों को, और मैंने हर हुकूमत के साथ उस टेबल पे बैठ के इसके पैसे बढ़ाए हैं, एंड आई रियली थिंक कि दिस इज़ आवर स्टार प्रोग्राम। IMF क्या वर्ल्ड बैंक इसको स्टैंप करता है एज अ स्टार स्टडी, और अभी भी बजट में मेरे ख्याल में 250 से 364 अरब रुपए इसके लिए रखे गए। एब्सोल्युटली। सो एक तो ये बढ़ाए गए। सो ये दो हैं जिनको हमने हिट करना है। अब इनको हिट करने का तरीका जो है वो ये है कि जो पैसे हैं 346 के करीब जो किए हैं इनको, इसका मतलब है इनका स्टाइपेंड बढ़ गया जी। इन साथ साथ हमने एक पैसे और रखे हैं कि हम 2000 महाना देंगे जो फ्यूल की सब्सिडी है। इसको और बढ़ा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि कीमत जिस नहज पे चली गई है, इसको थोड़ा और बढ़ा के 3000 तक कर देना चाहिए। ये कोई फिक्स्ड रकम नहीं है कि मैं कहूं जी 10,000 भी शायद कम हो, बट यू नो जस्ट टू सपोर्ट। दूसरी चीज ये करनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स के स्लैब है ना जी, उसमें जो 2 लाख रुपए तक की इनकम कमा रहा है उसके टैक्स को छूट देनी चाहिए। और अब हम आते हैं कि पैसे कहां से, जो 2 लाख से ऊपर कमा रहा है उसके टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। ये है वो चीजें जिनकी तरफ हमें मूव करना है। नंबर 2 जी, हमें खुल के आना चाहिए रियल एस्टेट की टैक्सेशन पे। हुकूमत ने डायरेक्शनली इस पे मूव किया है, बट क्वांटिटेटिवली यानी कि जो क्वांटिटी का है वो नहीं किया। नंबर 2 जी, जो हमें चीज करनी है जी, रिटेल पे हमें खुल के सामने आना चाहिए और किसी को घबराना नहीं चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि रिटेल और होलसेल का बड़ा हुजम है, और ये 3000 और 5000 और 10,000 जो हमने अच्छा मूव किया है हुकूमत ने, डायरेक्शनली सही है, बट इसको हम 6 महीने के लिए तो रख सकते हैं कि फौरी तौर पे कुछ रकम ले, बट दैट इज रियली अनफेयर कि मैं 20 से 22% दूं एज अ सैलरी पर्सन, आप 20 से 22% दें और हम रियल एस्टेट से 2 या 4% पे उनको छोड़ दें। हमें नहीं करना। और अब उनको कन्विंस करना चाहिए जी कि एक वक्त था कि हम गैस पाकिस्तान में जलाते थे, ऑन करके चले जाते थे, वो वक्त गुजर गया। गैस बाहर से मंगवाई जाती है, अब हर शोबे को टैक्स देना है। सैलरी और मैन्युफैक्चरिंग सबसे बढ़ के बोझ ले रही है। ट्रेड और रियल एस्टेट आउटसाइड है, और जो बड़ा नुकसान है ना जी कि सारे पैसे आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं कि मैं E7 में प्लॉट खरीद रहा हूं 5 करोड़ का, लेकिन कितनी ज्यादती है कि मैं 5 करोड़ का प्लॉट खरीद रहा हूं, 4 साल बाद बेच रहा हूं 10 करोड़ में, 5 करोड़ का मुनाफा कमा रहा हूं, और हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स कितना दे रहा हूं? अनवार साहब कितना दे रहा हूं? 0।
सिफर। सिफर। देखें, दैट इज स्टार्क रियलिटी जो आपने बताई है। सिफर। Then when we give 2,000 to the people of Pakistan, of course my heart bleeds. So गुजारिश ये है कि हुकूमत ने मूव किया, ये PMLN ने एक्चुअली मूव किया था पहले इस पे कि ये कहा कि इस पे हम 10% लगाएंगे पर 4 साल बाद सिफर हो जाएगा। इस चीज को खत्म कर चाहिए जी। आप क्राइसिस में, अब आप कहें आप जब भी बेचेंगे इस पे आपकी जो इनकम होगी उसके मुताबिक आप इस पे टैक्स दें। मैं तो खुश होकर देना चाहूंगा जी, क्यों नहीं देना चाहूंगा? अगर मैं अपने मुल्क को बचा सकता हूं तो बहुत अच्छे नुकात है। एक चीज मैं और कहूंगा, और वो मेरे भाइयों ने जिक्र किया, बहुत कम इकोनॉमिस्ट इसकी बात करते हैं पर मेरे लिए ये नंबर 1 है, और वो है ज़राअत। और ये नंबर 1 इसलिए है कि 8 अरब डॉलर तक का एडिबल ऑयल मंगवाएंगे, वीट 3 मिलियन टन मंगवाएंगे, कॉटन मंगवाएंगे। एक ज़राई मुल्क होते हुए एज एन इकोनॉमिस्ट इस पे हुकूमत ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली हुकूमत ने भी एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया। इससे पहले नून लीग ने एक बनाया जिसका नाम था नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वो भी पड़ा हुआ है PMLN ने। बहुत अच्छी बात। अब ज़राअत फोर फ्रंट पे आ गई है। इस पे जी हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम 40 मन गंदम उगाएं 1 एकड़ से और जो बाकी ममालिक हैं वो 80 और 100 मन गंदम उगाएं। इसको जी एज एन इमरजेंसी। सर बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, अब बहुत अच्छे सजेशंस आई हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से इसका जवाब भी लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास जरा कम है। सर एक तो डॉक्टर साहब की सजेशंस पे आपकी क्या राय, और जो न्यायी साहब कह रहे थे वो कहते हैं फ्रेश मैंडेट जो है ना वो इस तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। देखिए वो शायद ये समझते हैं कि इंतखाबात होंगे और वो फिर इक़्तिदार में आके बैठ जाएंगे और वो कुर्सी नहीं उन्हें भूल रही। वो ये भूल रहे हैं अभी डॉक्टर साहब ने जो बातें की कि ये स्टेप्स हैं जो भी हमने महीने 1.5 में लेने हैं। हमें बहुत आसान था, क्या ये नहीं किया जा सकता था कि आप हुकूमत संभालें और असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें? लेकिन हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हमने वो मुश्किल काम, वो जिनका आप कह रहे हैं कि सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, हम करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमें मुल्क अजीज़ है, अपनी जान से, अपनी बाकी चीज़ों से या अपनी वक्ती जो है फ़ायदे उनसे, हमें अपनी सियासत नहीं अजीज़। ठीक। हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? ये सारे वो काम जो इन्होंने पहले वादे किए, और अभी डॉक्टर साहब ने 2-3 नुकात के जो कि उस डायरेक्शन में पहले भी नून लीग ने काम किया, प्रॉपर्टी की टैक्सेशन, और अभी हम उस तरफ कर रहे हैं। हमने रखा है, थोड़ा रखा है, उसे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ज़राअत के लिए जिसका और वो जो 2000 रुपए रखे वो कहते हैं उसकी कीमत में इजाफा, उसमें इजाफा करना चाहिए। अब फ्रेश मैंडेट बड़ा ईजी था। हाँ, अगर इतना इनको ख्याल था तो जब इन्हें ये पता चल गया, ये कभी कहते हैं हमें 4 माह पहले पता था, आदमी इत्मीनान आ रही है। शेख रशीद साहब कहते हैं मुझे पहले पता था, तो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देते, इख्तियार था ना। और इमरान खान साहब ने जब जिस दिन ये फरमाया था कि मुझे निकाला गया तो मैं बहुत खतरनाक हूँगा, यही कहा था ना जी। तो उस वक्त सियासी काबरीन ने यही पैगाम भेजा था कि भाई असम्बलियाँ तोड़ें और नया इलेक्शन करें। ओके। उसके रिएक्शन में ये कहा, खुद तो ये करना नहीं चाहते थे और हालात बिगाड़ के यहाँ तक छोड़ गए। अब क्या हम ये इस हालत में अब आप मजीद सियासी मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। इसलिए कि आज अगर सब कह रहे हैं आप लोग कि आज अगर मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, हुकूमत है, वसीउल बुनियाद है, तमाम लोग एक सफ़े पर आसानी से आ जाते हैं। देखिए हमने हुकूमत एक साथ न करते हुए जो कह रहे वो गलत कह रहे हैं। आप 2013 से 18 लें, मियां नवाज शरीफ चल के इमरान खान समेत हर फर्द के घर में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, नॉट एट ऑल, वी वर नॉट 2/3, सिंपल मेजॉरिटी थी। मतलब खुद से थे ना, नून लीग की सिंपल मेजॉरिटी थी, लेकिन हम सारी ओपोजिशन को साथ लेके चले सिवाय इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब बैठना ही नहीं चाहते थे। हमने तब भी कंसेंसस बिल्ड किया। फिर मियां नवाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई जिसे को चेयर करते थे, न्याय साहब गवाह हैं, ये अपनी पार्टी की तरफ से बहुत दफा इन्होंने नुमाइंदगी की होगी, मैंने तो जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को चेयर करते थे और सब लोगों को अपनी राय देने का हक था। और हमने यमन वाला फैसला कह रहे हैं, सी पैक के फैसले कह रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उस कमेटी में किए, शफकत महमूद साहब और शीरी मजारी साहिबा और शाह महमूद 2022 में क्या स्टेप चले सर? अब तो सवाल ये है, मैं चाहूंगा न्यायी साहब आपसे सर जानना चाहूंगा। ठीक है, वो तो बात आपकी फ्रेश मैंडेट वाली बात तो जवाब दे दिया चौधरी जाफर साहब। मैं एक नुकता सिर्फ करता चलूं, बहुत ज़रूरी है सैलरी पर्सन्स का, लेकिन मुल्क सैलरी पर्सन से नहीं चलते जब आप मुल्क के अंदर कारोबार के लिए माहौल पैदा नहीं करेंगे
और कारोबार के लिए आपको सबसे मेजर है कि आपका पीएसटीपी बड़ा हो और वो खर्च भी हो। ये नालायक उसे काम भी करते रहे और खर्च भी नहीं करते रहे। नुकता आ गया आज आपका। हमने 300 अरब वो बढ़ाया, 500 से 808 अरब लेके गए। जब वो 300 अरब इजाफी खर्च होगा तो यकीनन वो इस मार्केट के अंदर पैसा आएगा, अल्लाह करे ऐसा ही सहूलत हो। मिलेगी लोगों को। अमजद साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो डॉक्टर खाकान साहब ने तजवीज़ दी, आपकी क्या सर मुतबादिल तजवीज़ है? एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना और ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो स्टेप्स उन्होंने बताए कि 2000 एहसास प्रोग्राम आप लोगों ने भी किया, उसको भी बहुत तारीफ होती है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें इजाफा किए, क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, मुल्क पाकिस्तान में क्योंकि मुल्क की पॉलिटिक्स चलती रही है और अभी भी मुल्क की पॉलिटिक्स है। जब आपकी सुपर इलियट क्लास जो आज ब्राह्मण बन चुकी है वो अपने रूल ऑफ लॉ के नीचे ना है, खुद टैक्सेशन की तरफ ना बढ़े, तो लोगों को आप किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं उनको कि आप टैक्स दें? और मैं ना तो गुड़ खा के देखे, गुड़ को मना नहीं किया जा सकता। जब आप सबके लिए एक हो, आप अपनी आमदनी पे टैक्स दें। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा जो इशू है वो है डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसकी तरफ बढ़ना होगा। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, और मैं समझता हूँ जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे कोई भी है, सब सेम पेज पे हो। देखिए, मैं भी टैक्स अदा करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देता हूं, आप भी टैक्स दें। और जब आप और मैं टैक्स देंगे ना, तो इस मुल्क का आम आदमी भी टैक्स देगा। लेकिन अगर बड़े हमारे टैक्स ना दें और वो अपनी जायदादों या अपने जायदादें छुपा के बाहर के मुल्कों में लेके जाए, तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे कि लोग आपको टैक्स देंगे? वो समझते हैं कि आप हमारा पैसा चोरी करके बाहर दे सकते हैं। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर अब रूल ऑफ लॉ चाहिए। ठीक। और इस मुल्क के अंदर मईशत के जिस तरह इस्तेकाम से, उसके लिए जरूरी है कि मिसाक जमहूरियत जो इन्होंने COD किया था तो उधर लंदन में, सिर्फ अपनी मफादात के लिए किया था। तो जो सिंध हाउस के अंदर इन्होंने लोटा बाजार लगाया, तो वो इन्होंने कौन सी कौम की खिदमत की है? देखिए, बात यह है कि अगर आप बातें, वो कहते हैं ना, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हाप हाप नहीं चलेगा। पाकिस्तान अब उस तरफ बढ़ना चाहिए जिसके लिए ये बना है। अगर नहीं होगा तो मैंने पहले कहा, खुदा न खास्ता अगर लोगों का एतबार पार्लियामेंट से, देखें आप पार्लियामेंट को क्या समझते हैं, मकबूजा, क्योंकि वहां पे अब वो समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है और किसी बाहर के मुल्कों के कहने पे हमें तब्दील किया गवर्नमेंट को। अगर ये एतबार नहीं रहा तो फिर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कौम को? फिर आप वो पॉलिसीज ला रहे हैं जो IMF की है। क्या IMF के साथ एग्रीमेंट करें, लेकिन वो मफादात। लेकिन सर डॉक्टर खाकान साहब तो कह रहे हैं अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, IMF के से रुजू किए बगैर कोई चॉइस ही नहीं है। डॉक्टर खाकान साहब कह रहे हैं हम तो 17 में गुड बाय कह दिया था, फिर आके शुरू इन्होंने किया जी कि हमने स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक की गिरवी रख दिया था, याद है आपको? जब हम जी ये नून लीग कहती थी उस वक्त इंडिपेंडेंट किया था। फिर आज आपका स्टेट बैंक कह रहा है ना, इक्तिसादी सर्वे कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी वो बहुत बेहतर थी और उसने 6% की ग्रोथ जो है वो उसको टच किया है। लेकिन मालियाती खसारा बहुत था ना सर, 5600 अरब का था। 6% ग्रोथ और चीज है और 76% कर्जे और चीज है। जब आपने अपनी मईशत दूसरों के हाथ में दे दी ना, जब आपने अपनी हुकूमत ही गिरा दी, तो ये होना था। नहीं, वो तो हुकूमत 11 अप्रैल को, अलावा बाकी सब गैर हैं। चले मैं डॉक्टर खाकान साहब से पूछता हूँ, खाकान साहब टूवर्ड्स एंड बताएं, ज़रबत सियासत तो चलेगी। 11 अप्रैल को मुझे डॉक्टर फरोख सलीम साहब कह रहे थे, आप उसको हवाले से बताया कि जब शहबाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर वो आए तो पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है वो 5600 अरब का था, डॉलर 189 पर था। तो सर ये इन हकायक के साथ आए थे, उस पर पड़े बगैर। अब टैक्स बेस की भी बात हुई, हर हुकूमत कहती है कि हम बेस को बढ़ाएंगे, बेस नहीं बढ़ती। सिर्फ सर आप भी कह रहे हैं कि जी 2 लाख से जो माना ज्यादा कमाते उस पर डबल कर दे टैक्सेशन, बेस क्यों नहीं बढ़ाते सर? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ना, इधर हम अगर एक चीज़ की अभी बात कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा बेस की नहीं। हमने अब ये किया है कि हमने कहा है कि जो हमारा रिटेल सेक्टर है जी, हम इससे थोड़ा सा घबराते हैं कि हम इन पे पहुंच नहीं पाते, तो हम इनको एक फिक्स टैक्स रजीम में ले जाते हैं। और वो फिक्स टैक्स रजीम का ताल्लुक है कि हम उनको जो बिजली के बिल भेजते हैं उससे जोड़ के उनको ले। अगर आप इसकी बेस बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि डायरेक्शनली बहुत अच्छी मूव है कि हम रिटेल को करें,
बट बेस बढ़ा के करना चाहते हैं तो ये कहें कि नादरा के पास डेटा मौजूद है, एफबीआर के पास डेटा मौजूद है, बिजली का डेटा मौजूद है, गैस का डेटा मौजूद है। अब बुलाएं एक्सपर्ट्स, अब आप उन्हें कहें कि इस डेटे को करें वो सारा आपस में इंटरलिंक, और फिर ये तय करें कि कौन सा रिटेलर, ये टियर 2 रिटेलर एक टर्म है वो यूज हो रही है जो जिनके बारे में हम पहुंचना है, कौन सा रिटेलर कितना कमा रहा है और वो उसके हिसाब से टैक्स दे, आपकी बेस बढ़ेगी। जब आप फिक्स टैक्सेशन में जाएंगे तो बेस नहीं बढ़ेगी। हम वो फैसला कर नहीं पाते। मैं बहुत साल से देखता हूं कि हम जब इस तरफ जाते हैं तो हम वी गेट अनकंफर्टेबल एंड द स्टेट गेट्स अनकंफर्टेबल। लेट मी नॉट पुट इट ऑन एनी गवर्नमेंट बिकॉज जैसी स्ट्राइक्स होती हैं, जैसी पीटीआई ने कोशिश की, स्ट्राइक्स हो गई, वापस आना पड़ा, नून ने भी कोशिश की, बट अब हमें ये कहना है कि यार आई मीन वी आर इन अ सर्वाइवल मोड। एक होता है कि चलो यार मेरा छोटा भाई नहीं इतना काम कर रहा पर मैं कमाई जा रहा हूं, मेरी भी जो कमाई है वो इस वक्त सस्पेक्ट हो गई है। सो लेट्स नॉट डू दिस। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो होलसेल हो, जो इनकम कमाई जा रही है उस पे टैक्स लाजिम व मलजूम है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसका रेट फिक्स करती है। अब मैं इसी पॉलिसी से फॉर एग्जांपल जहां सपोर्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट को, मूव ऑन रिटेल, बट फॉर 6 मंथ्स आई एग्री कि चले जी आप ये कर जाएं, टाइम कम, बट नेक्स्ट इन 6 मंथ्स मूव इनटू डूइंग द वर्क सो दैट आपके पास ये सारा डेटा हो और आप उन्हें कहें जी आपका जो टैक्स बनता है हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे। So on that good note, I will leave your. और सर हमारा इत्तेफाक ऐसा कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ जाते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपकी टाइमिंग्स बड़ी जबरदस्त है, आपने अच्छी इनपुट दी। जाफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम सियासी सवालों का जवाब दिया, और बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याई साहब कि आपने पीटीआई का मौक़िफ़ दिया। थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत नासाज थी लेकिन आपने मियाँ वाली से ज्वाइन किया, सब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चलते चलते यही कहेंगे कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो मईशत 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 है, और हम सियासत करने के लिए सारा साल पड़े हैं, लेकिन जो 10 से 15 दिन हैं बड़े क्रिटिकल हैं। हम सबको इस हवाले से अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हम सैनिटी प्रिवेल करें और मामला तय हों और पाकिस्तान आगे चले। अल्लाह से दुआ भी यही और इंशाल्लाह पूरा ईमान भी है कि पाकिस्तान इसी तरह आगे चलेगा। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।